हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद दीप्ति। और आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और इन्हें कौन यूज़ करता है और ये क्यों यूज़ की जाती है इंग्लिश पोएट्री में। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच और जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं ये पोएट्री में यूज़ की जाती हैं ज़्यादातर पोएट्स के द्वारा, ताकि उनकी जो पोएम है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव और ब्यूटीफुल लगे। तो जो मैं फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ले रही हूँ दैट इज़ सिमिली। सिमिली में हम किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, लाइक या एज वर्ड लगा के। और हिंदी में हम इन्हें अलंकार भी बोलते हैं, और सिमिली जो होता है वो उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, शी इज़ लाइक अ रोज़। मैंने शी को कंपेयर किया है रोज़ के साथ, कौन सा वर्ड लगाकर? लाइक वर्ड लगाकर। तो अगर आपको पता है कि जहाँ पर लाइक और एज वर्ड कंपैरिजन के लिए आता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगी, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा शी इज़ ब्रेव एज अ लायन। तो फिर से मैंने शी को किसके साथ कंपेयर किया है? लायन के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। कौन सा वर्ड लगा के? एज वर्ड लगा के। तो कहीं पे भी आप समझ लेना जहाँ पे लाइक और एज वर्ड आएगा वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी, अगर कंपैरिजन किया है, ठीक है, तो दैट विल बी सिमिली। नेक्स्ट आई एम टेकिंग मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? देखिए, मेटाफर जो होता है ये इम्प्लाइड सिमिली होती है। इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है डिफरेंस बस कि इसमें ना तो हम लाइक यूज़ करते हैं, ना हम इसमें एज यूज़ करते हैं। ना इसमें लाइक यूज़ होगा, ना ही एज यूज़ होगा। उसको हम वैसा ही मान लेंगे। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है सरगम इज़ द धोनी ऑफ ABC स्कूल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था एक बार पहले भी, कि सपोज़ आपकी क्लास में कोई बच्चा है, उसका नाम सरगम है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। तो आप उसे क्या मतलब, ये उसमें लिखा हुआ है सरगम इज़ द धोनी ऑफ ABC स्कूल। तो हमने सरगम को कंपैरिजन किसके साथ किया है? महेंद्र सिंह धोनी के साथ कंपैरिजन किया है। लेकिन ना तो हमने यहाँ लाइक वर्ड यूज़ किया है, ना ही हमने यहाँ एज वर्ड यूज़ किया है। तो जहाँ पे लाइक और एज वर्ड नहीं आएगा वहाँ पर मेटाफर होगा। इसको हमने, सरगम को हमने धोनी की तरह ही मान लिया है। इसी तरीके से कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास का भी कंपैरिजन किया है शेक्सपियर के साथ, लेकिन ना तो एज वर्ड यूज़ किया है और ना ही लाइक वर्ड यूज़ किया है। कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर विलियम शेक्सपियर की जो ऑल द वर्ल्ड्स इज़ अ स्टेज, जो 7 एजेस उसमें बताई है, उसमें पहली लाइन है ऑल द वर्ल्ड्स इज़ अ स्टेज। तो पूरे वर्ल्ड को किसके साथ कंपेयर किया है? वहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने स्टेज के साथ कंपेरिजन किया है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ ऑल द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, तो क्या हो जाएगा? तो सिमिली हो जाएगा। तो सिमिली और मेटाफर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि लाइक और एज मेटाफर में यूज़ नहीं करते हैं और कंपैरिजन करते हैं दोनों में। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मैं ले रही हूँ आयरनी, और ये मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाने वाली हूँ जो शायद आप कभी भी नहीं भूलोगे अपनी लाइफ टाइम में। देखिए, आयरनी का मतलब होता है, जहाँ पे भी आप आयरनी पढ़ें तो आयरनी का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी नाम भी है चाहे किसी का, वो भी आयरॉनिकल हो सकता है। आयरनी का मतलब होता है जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं पोएट्री से या किसी भी चीज़ से या नाम से या स्टोरी से, किसी से भी, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। बस ये याद रख लेना। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये एक बार चार फ्रेंड्स थे। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जो है इस पहाड़ी पे एक मंदिर है यहाँ पे शिव जी का। वो ये डिसाइड करते हैं कि ये चारों जो हैं फ्रेंड जो है शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चारों जो हैं क्या देखते हैं, वो जब यहाँ पहुँचते हैं, ऊपर पहुँचते हैं, तो वो ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही है जहाँ पे मंदिर है। तो चारों सोचते हैं यार अब क्या करें, बिजली कड़क रही है, अब हम घर से तो निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए, हमें चलना भी चाहिए। तो सोचते हैं एक काम करते हैं, आज भगवान हमसे नाराज़ हैं, लगता है आज हम में से किसी ना किसी की डेथ हो जाएगी। अगर चारों एक साथ जाएंगे तो चारों की डेथ हो जाएगी। एक एक करके जाते हैं। तो एक एक करके जाते हैं। तो फर्स्ट वाला जाता है यहाँ पर, दर्शन करके वो लौट के आ जाता है। सेकंड जाता है, वो भी दर्शन करके लौट के आ जाता है। थर्ड वाला जाता है, वो भी दर्शन करके लौट के आ जाता है। और फोर्थ वाला जाए बड़ा परेशान हो जाता है, सोचता है कि अरे यार तुम तीनों तो बच गए। वो बड़ा गले वले मिल के जाता है, भाई ध्यान रखना मेरे बच्चों का, बीवी बच्चों का ध्यान रखना, देखो अब मेरा पता नहीं क्या होने वाला है। वो होता क्या है, जैसे ही फोर्थ वाला यहाँ पहुँचता है मंदिर में, बिजली यहाँ ना कड़क के यहाँ यहाँ कड़कने लगती है, और ये तीनों तो मर जाते हैं और जो फोर्थ वन होता है वो बच जाता है। तो समझ में आया आपको? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टोरी थे? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फोर्थ वाला है उसकी डेथ हो जाएगी।
लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। तो तीनों थे, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ही मेरी हमारे एक टीचर ने दिया था, बहुत अच्छे टीचर थे वो हमारे इंग्लिश के। तो अभी भी हैं वो, और मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, मुझे अभी तक याद है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। और देखिए, इसके अलावा एक और मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जूलियस सीज़र का एक बहुत ही फेमस, सॉरी, विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है जूलियस सीज़र, जिसमें एंटनी जो है अपनी फ्रेंड की डेथ का बदला लेना चाहता है। मतलब उसको मारा गया था, असैसिनेट किया था उसे ब्रूटस ने। तो बार बार बोलता है ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, मॉब से बोलता है ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, लोगों से बोलता है। लेकिन रियली में वो ये बताना चाहता है कि ब्रूटस इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन। और आयरनी का और मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बहुत ही इजी सा एग्जांपल, कि सपोज़ आपकी क्लास में कोई बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत परेशान करता है, वो टीचर्स को भी, बच्चों का लंच खा जाता है, लड़कियों को परेशान करता है, बहुत दुखी करता है सबको। लेकिन नाम है उसका भोलू, तो उसका नाम कैसा हो गया, आयरॉनिकल हो गया। इसी तरीके से 12th क्लास में एक चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो उसमें एक बच्चा बच्चा है, वो कूड़ा बीनने वाला बच्चा है, रैक पिकर है वो एक। लेकिन उसका नाम है साहिब आलम। तो नाम तो उसका साहिब है, लेकिन वो एक रैक पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है। तो ये नाम कैसा हो गया, ये नाम भी कैसा हो गया, आयरॉनिकल हो गया। इसी तरीके से कई सारी शॉप्स भी होती हैं भाई, बहुत बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बाहर लिखा होता है गरीब दास की दुकान, है ना, और बहुत बड़ा शोरूम होता है, बहुत रिच होते हैं वो लोग, मतलब इस तरीके से। तो वो भी नेम कैसा हो गया, आयरॉनिकल हो गया। तो ये होती है आयरनी। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आई एम टेकिंग पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, इसको हिंदी में हम मानवीकरण बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें ह्यूमन वाली क्वालिटी हो, जिसमें मानव जैसी क्वालिटी हो। मतलब अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, सिंपल सा बस एक चीज़ याद रखना, नॉन लिविंग थिंग को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ लिविंग थिंग, ठीक है, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, पर्सोनिफिकेशन। जैसे राजू श्रीवास्तव की आपने कॉमेडी देखी होगी, तो वो बोलता है, अरे वो जो है, मैं तो रायता जो है वो पापड़ के ऊपर गिर गया, वो फिर वो अचार खाता है, देखो ये पंखा कैसे, पंखा क्या बोल रहा है, स्कूटी क्या बोल रही है। तो वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग में इस तरीके से हमें कॉमेडी करके ये दिखाना चाहता है कि देखो ये क्या है, एक तरीके से मतलब जिंदा है। तो उसमें ऐसी क्वालिटी डाल देता है जैसे कि वो कोई लिविंग थिंग हो, लिविंग क्रिएचर हो। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हिंदी में एक एक पोयम है, कविता बड़ी फेमस है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। हवा अपने बारे में बता रही है, क्या रियली में हवा बोल सकती है, बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। लेकिन कवि, जो कवि है उसने ऐसा, मतलब पोएट है, उसने इस तरीके से उसमें उसको लिखा है, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, कि ऐसा लगता है कि हवा हमसे बातें कर रही है, कि मैं बड़ी मस्त मौला हूँ, मैं तो बड़ी बावली हूँ। ठीक है, इसी तरीके से एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोयम है द ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है रिवर। ये देखिए मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो वो अपने बारे में बताती है कि भाई, मैं आई कम फ्रॉम माउंटेन, आई स्लीप, आई स्लाइड, आई ग्लू माई ग्लैंस। बार बार आई वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि जैसे कि जो ब्रुक है वो हमें अपने बारे में बता रही है। तो क्या रियलिटी में बता सकती है ब्रुक अपने बारे में? नहीं बता सकती। लेकिन जो पोएट है उसने इस तरीके से उस पोएम को लिखा है कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे बातें कर रही हैं। तो जब ऐसा लगता है कि नॉन लिविंग थिंग को किसी भी लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करना, दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच। बहुत ही सिंपल, मैं ज़्यादा ऐसे वो नहीं करूँगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगी। बस जहाँ साउंड के बारे में बात हो रही हो वहाँ पे ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती है। ओनोमेटोपिया वर्ड जो होता है वो साउंड के लिए यूज़ होती है, जैसे क्लटर, बैंग, हिज। ठीक है ना, कहीं पे भी इस तरीके की आवाज़ से रिलेटेड जो भी आएगा वो ओनोमेटोपिया की। नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। अब ये ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब हम किसी भी दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ यूज़ करते हैं, दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ करते हैं, उन्हें उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे मैंने कहा ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, तो मैं रेगुलरली भी यूज़ कर रही हूँ और इरेगुलर भी यूज़ कर रही हूँ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऐसे ही आपने MTV रोडीज़ का वो बोलता है ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दोनों क्या हैं, वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये भी कैसा है, ऑक्सीमोरॉन है। मदर फेल्ट स्वीट पेन आफ्टर डिलीवरी।
मदर को कैसा पेन फील हुआ, स्वीट पेन। तो पेन स्वीट भाई होता ही है, डिलीवरी के टाइम पे मदर को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है वो सब भूल जाती है। ठीक है ना? तो वो पेन भी उसे कुछ भी बड़ा मीठा लगता है फिर। सो इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ, नेक्स्ट है हाइपरबली। ये हाइपरबोल नहीं होता है, दिस इज़ प्रोनाउंस्ड एज हाइपरबली। इसको एडाइनेशन भी बोलते हैं। और सिंपल से बस आप एक चीज़ याद रखिए, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जब बोला जाता है उसको बोलते हैं एग्जैजरेशन। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बताना। जैसे कि भैया उसने तो रोते रोते क्या बहा दी, आंसू की नदियाँ बहा दी, है ना, शी फ्लोड रिवर ऑफ टीयर्स। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।